हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका रामकृष्ण मुखर्जी अभी नहीं हुआ है तो हम आज इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। रामकृष्ण मुखर्जी की जो इंडियन जॉइंट फैमिली आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, एक भारत में ग्रामीण वर्ग संरचना यानी कि एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर है। ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको? कृषक वर्ग की गत्यात्मकता, डायनेमिक्स ऑफ एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर। ठीक है। इंडियन जॉइंट फैमिली भी है इनका। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला वीडियो मिलेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो इसका भी मिल जाएगा आपको। तो आज हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपके रामकृष्ण मुखर्जी हैं, इनका जन्म 1919 में हुआ था। ठीक है। 1919 में उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? कोलकाता से, हायर एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1941 में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की प्रथम श्रेणी में। उसके बाद पीएचडी के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और इसके बाद फिर इनके बारे में अगर आप आगे पढ़ोगे तो देश विदेश से इनका संबंध रहा। इन्होंने काम किया देशों, अलग अलग देशों में, विदेशों में। ठीक है। मतलब हमारे देश में भी काम किया और विदेशों में भी काम किया। और इनका जो अध्ययन पद्धति है वो पहले मार्क्स से प्रभावित थी, कार्ल मार्क्स से। ठीक है। मार्क्स का आप जानते हो, डायलेक्टिसिज्म। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमें अब स्टडी किस हिसाब से करनी चाहिए? आगमनात्मक, तार्किक, समाजशास्त्रीय पद्धति से करनी चाहिए। ठीक है। यानी कि इंडक्टिव मेथड से हमें स्टडी करनी चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में हैं, सब इम्पॉर्टेंट हैं जो भी बोल रही हूँ। ठीक है। और इनकी कुछ बुक्स आप लोगों को मैं कल के वीडियो में दिखा दूँगी। ठीक है। वो आपको टाइप रहेगा। आज हम बात कर लेते हैं इनका भारत में ग्रामीण वर्ग संरचना के बारे में। यानी कि एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको इन्होंने दो भागों में बांटा है। ठीक है। एक तो इन्होंने कहा है कि भारत में ग्रामीण या खेतिहर वर्ग संरचना है। ठीक है। एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर है। और दूसरे भाग में इन्होंने क्या कहा? एक है खेतिहर वर्ग की गत्यात्मकता यानी कि एग्रेरियन डायनेमिक्स है। मतलब एक पहले वो बताएंगे कि क्या संरचना है और उसके बाद उसमें क्या मोबिलिटी है। दोनों की बातें ये अलग अलग करते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, ये स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे। इनका पूरा काम सांख्यिकी पर ही था, जो आप अभी पढ़ रहे हो ना रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैट्स से रिलेटेड थे ये, है ना। इनके पास डेटा बहुत सारा था, ये उसी पे वर्क करते थे। ठीक है। और इन्होंने वैसे सोशियोलॉजी में भी काम किया है। तो इन्होंने क्या किया, अब हम इनकी जो खेतिहर वर्ग संरचना है यानी कि एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, उसमें इन्होंने क्या बताया है देखते हैं। मुखर्जी ने बहुत सारे जो है डेटा कलेक्ट किए। किसके लिए? ग्रामीण वर्ग संरचना और उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है। और कृषक सामाजिक परिवर्तन यानी कि एग्रेरियन सोशल चेंज के ऊपर इन्होंने क्या किया? खुद गांव में गए ये और उन्होंने उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया। ठीक है। 1940 के डेकेड की बात है। ठीक है। कौन सा डेकेड था? दशक था 1940। ठीक है। इस दशक में इन्होंने क्या किया? खेती और संरचना पर बहुत सारे स्टडी किए और फिर इसी के कंक्लूज़न में बहुत सारी इनकी पुस्तकें भी आई हैं। तो इन्होंने एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर क्या बताया? देखो, इन्होंने क्या किया? बंगाल में स्टडी की थी। ठीक है। और हाइपोथेसिस इन्होंने क्या बनाई थी? ब्रिटिश काल में बंगाल ग्रामीण वर्ग संरचना एक बड़ी सीमा तक यहाँ के जाति संस्तरण से प्रभावित रही। समझ गए? मतलब जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश पीरियड था, तो उस समय जो ग्रामीण वर्ग संरचना थी यानी कि एग्रेरियन जो क्लास स्ट्रक्चर था, वो यहाँ के किसके बेस पर था? जाति संस्तरण के बेस पर, कास्ट हायरार्की के बेस पर था। समझ गए? तो ये इन्होंने क्या बनाई? हाइपोथेसिस तो आपको पता ही है, टेंटेटिव होती है, मतलब इस पर टेस्टिंग होती है। इसको टेस्ट किया जाता है कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है। ये इन्होंने टेस्ट के लिए हाइपोथेसिस बनाई। फिर उन्होंने जब स्टडी की उसके बाद इन्होंने कृषक वर्ग संरचना यानी कि एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया।
एक फर्स्ट क्लास था, दूसरा सेकंड क्लास, तीसरा थर्ड क्लास, यानी कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। ठीक है, प्रथम वर्ग में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को रखा, व्यावसायिक समूहों को रखा। ठीक है, और इसमें ये जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप था, ये जो प्रथम वर्ग था या फर्स्ट क्लास था जिसमें ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को रखा था, इसमें क्या कौन कौन से लोग शामिल थे? जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग, यानी कि जो भूस्वामी होते हैं वो लोग शामिल थे। और दूसरा, जो इन लैंडलॉर्ड्स की हेल्प करता है, ठीक है, ऑफिशियल वर्क या और सारी चीज़ों में, तो यानी कि जो सुपरवाइजरी फार्मर्स क्लास होता है वो था, है ना, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, प्रबंधक वर्ग। ठीक, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो क्या करते थे, क्या कहेंगे, लगान, भूमि कर को संग्रह करने का काम करते थे ना, टैक्सेस लेते थे, जो लगान लेते थे लोगों से। तो इस तरीके के जो समाज के प्रतिष्ठित और धनी वर्ग थे वो आपके किस में इन्होंने रखे, व्यावसायिक समूहों में, जो कि प्रथम वर्ग था। समझ गए, ये एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर है। फिर आता है आपका सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में इन्होंने कौन से ग्रुप को रखा, जो आत्मनिर्भर कृषक समूह थे, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट फार्मर क्लास, है ना। इसमें वो लोग शामिल थे जो अपनी भूमि पर खुद ही खेती करते थे, यानी कि वो किसान जिनके पास खुद की भूमि थी और उस पर खेती करते थे। ठीक है, इस तरह के किसानों के अतिरिक्त गांव के जो कारीगर थे, है ना, और जो मामूली आर्थिक क्रियाएं करते थे, और इसमें और कौन आता है, बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंट लोग आते हैं, जो मतलब जिन्हें किसी और की खेती पर या किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। ठीक है, देखो जैसे जिसकी खेती है तो वो क्या करेगा, अपनी खेत में खेती करेगा, और कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो क्या करते हैं, हम लोग बो देते हैं, उसके बाद 6 महीने तक उसका या कुछ एक मंथ तक उसको डाल करके वेट करते हैं, और जब तक ये वेटिंग पीरियड होता है तब तक ये लोग क्या करते हैं, यही किसान शहरों में चले जाते हैं, या गांव में ही इन्हें अगर कोई और काम आता है ना, कोई और भी काम करना आता है, किसी को सर्विस देना आता है, कोई किसी भी तरीके की, तो ये लोग उस टाइम पीरियड में वो वाला काम करते हैं, तो उससे पैसे कमाते हैं और साथ में अपने खेत में भी अर्निंग करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, एक सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। तो सेकंड क्लास में या द्वितीय वर्ग में इन्होंने ऐसे लोगों को रखा। ठीक है, ये आपकी एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर। फिर थर्ड में क्या हुआ, थर्ड क्लास में इसमें गांव के अदर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को रखा इन्होंने। ठीक है, जिसमें क्या था, लोग साझेदारी पर खेती करते थे। ठीक है, और कृषि मजदूर कहते हैं उन्हें, है ना, या पीजेंट कहते हैं, जो जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती, वो सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं। ठीक है, इसमें किसी न किसी रूप में कार्य करने के लिए पहले और दूसरे वर्ग को जो सेवा देते हैं ये लोग, उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। समझ गए ना, फर्स्ट वाला ग्रुप कैसा था और सेकंड वाला ग्रुप कैसा था, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट थे, और ये लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले उन्हीं लोगों की हेल्प करके अपनी अर्निंग करेंगे। अब इन्होंने कहा ये 3 ग्रुप होते हैं सोसाइटी में, और ये तीनों जो ग्रुप हैं, अब इसको कास्ट, इन्होंने हाइपोथेसिस बनाई थी ना कि कास्ट हायरार्की से ये लोग रिलेटेड हैं, अब इसको टेस्ट करना है। अब इन्होंने ये तो देख लिया कि सोसाइटी में कैसी स्ट्रक्चर है, इन्होंने कहा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास मीडियम लेवल का है और लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट है, और तीसरा है जो बाकी लोगों को सेवा दे करके, सर्विसेज दे करके ज़िंदा रहते हैं। अब इन्होंने कहा कि क्या ऐसा है कि जो पहला ग्रुप है वो ऊंची जाति का है, जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा बीच वाले का है, और जो तीसरा है वो निम्न जाति का है, क्या ऐसा है ना, हाइपोथेसिस उनकी ऐसी ही कुछ थी ना। तो अब इसको ये टेस्ट करने जाते हैं। तो जब इन्होंने डेटा को देखा, यानी कि जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया था, जब उस डेटा को देखा तो उसमें इन्होंने सच में पाया कि जो प्रथम वर्ग था, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला मतलब क्लास था जिसमें क्या थे, धनी लोग थे, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स था, ठीक है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, तो उन्होंने जब अपना डेटा सामने रखा तो उन्होंने पाया कि जो पहला वर्ग था उसका संबंध उच्च जातियों से था, हायर कास्ट थे, और जो दूसरे वर्ग में थे
कौन लोग थे उसमें? हिंदू जाति और मुसलमान दोनों लोगों का समावेश था, दोनों लोग थे। और जब जो तीसरा वर्ग था उसमें कौन कौन थे? बहुत सारी अनुसूचित जातियाँ यानी कि शेड्यूल कास्ट थी, मुस्लिम्स थे, ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम जो व्यवसाय करते थे वो, है ना। इसके अलावा ट्राइबल का जो क्या कहेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी, ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो क्या करते थे, सिर्फ सर्विसेज दे करके ज़िंदा रहते थे। तो जब इन्होंने डेटा कलेक्ट किया तब भी इन्होंने यही पाया कि जो कास्ट ऊंची कास्ट के हैं वो फर्स्ट वाले में है, जो बीच के हैं वो क्या है, सिर्फ डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा धनी नहीं है। और जो नीचे वाला था थर्ड वाला, उसमें क्या था, बहुत ही गरीब और जो कास्ट से भी क्या है, नीचे हैं, कास्ट हायरार्की में भी नीचे हैं, वो लोग पाए गए, ठीक है। और अपनी इस बात को उन्होंने प्रूव कैसे किया? 1937 में विश्व भारती इंस्टीट्यूट फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा बीरबल ज़िले के 12 गांवों के परिवारों पर सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, मतलब पहले से किया गया था। और उससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया, डेटा को प्रेजेंट किया और डेटा को प्रेजेंट करके दिखाया कि कैसे जो पहला क्लास था उसमें उच्च जातियां हैं, दूसरे में मिडिल क्लास, मिडिल लेवल की जातियां हैं और तीसरे में निम्न जातियां हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और कैसे इस चीज़ को वेरीफाई किया, अपनी इस बात को, 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो ग्रामीण जनसंख्या को बहुत सारे जाति समूहों में विभाजित करके उनका एनालिसिस किया था, तो वो सारी चीज़ें भी इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया। आपको मालूम है ना, कास्ट को हमारी जनगणना में 1931 से ही जोड़ा गया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये उसी जनगणना के आंकड़ों को उठाएंगे, ठीक है। अब अगर हम कृषक वर्ग की गत्यात्मकता की बात करें, डायनेमिक्स ऑफ एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर की, तो इसके बारे में इन्होंने अपनी एक किताब डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी जो कि 1957 में पब्लिश हुई, तो उसमें इन्होंने प्रेजेंट की अपनी इस चीज़ से रिलेटेड सारी बातें कि डायनेमिक्स ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर में क्या बताएंगे, ठीक है। डायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए इन्होंने पार्शियली मार्क्स को फॉलो किया, पर मार्क्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, उनकी मेथडोलॉजी को पूरा अप्लाई नहीं किया, बल्कि पार्शियली यानी कि अर्ध मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को इस्तेमाल किया। और साथ में आपको पता है ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो अपने स्टैट्स से रिलेटेड सारे जो डेटा हैं उनको भी हमारे सामने क्या किया, प्रेजेंट किया। जो इनकी किताब है डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, इसमें इन्होंने जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें इन्होंने बताया है कि उत्पादन के संबंधों के आधार पर बनने वाली कृषक वर्ग संरचना क्या है। समझ गए, जो जैसे मार्क्स ने प्रोडक्शन के आधार पर बताया ना, उत्पादन के संबंध है ना, उत्पादन के संबंध यानी कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर जो है कृषक वर्ग संरचना कैसी है, उसका आर्थिक आधार क्या है, उसका इकोनॉमिक बेस क्या है स्ट्रक्चर का। फिर दूसरे पार्ट में वो क्या करते हैं, ग्रामीण संरचना को क्या किसके आधार पे मानते हैं, जाति के आधार पर मानते हैं, और इस बेस पर उन्होंने उस स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ उसके बारे में बात करते हैं। और जब हम चेंज की बात करते हैं तो वही क्या होता है, डायनेमिक्स होता है, ठीक है। डायनेमिक्स को हिंदी में कहते हैं गत्यात्मकता। आपको मालूम है, अभी मैंने जैसे कि बताया, इन्होंने खेतीहर वर्ग संरचना यानी कि एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, 3 ग्रुप्स डिवाइड किए थे। और जिसमें क्या था, पहला भूस्वामी वर्ग था, लैंडलॉर्ड से, दूसरा क्या करते थे, भूमि पर खेती करने वाले किसान का जो आत्मनिर्भर वर्ग था, जो सेल्फ डिपेंडेंट क्लास था। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं जो शेयर करके खेती करते हैं, ठीक है, बटाई पर खेती करना, भूमिहीन श्रमिक जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, वो वर्कर्स, ठीक है। इसके अलावा अदर सर्विसेज देने वाले जो क्लास थे। तो इस तरीके से 3 क्लास उन्होंने कहा सोसाइटी में पाए गए, और ये 3 क्लास लंबे समय तक चलते रहे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और यही विभाजन एक लंबे समय तक बना रहा, ठीक है। और इसी के बेस पर क्या था, लोगों में रिलेशंस का
कैसे रिलेशंस होंगे उसका निर्धारण होता था, उसका डिटर्मिनेशन होता था, है ना। आपको पता है ना रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के संबंध, जो कि मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब आपकी इकोनॉमी के बेस पर आपका रिलेशन तय होगा, जैसे आपका इकोनॉमिक स्टेटस होगा। लेकिन इसमें एक नई चीज़ क्या है कि आपकी कास्ट भी आ जाती है, लेकिन कास्ट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, क्योंकि वैसे भी जो अमीर हैं वो ही अपर कास्ट हैं, है ना। फिर मुखर्जी का मानना है कि जो चेंजेस आए हैं एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर में, कृषक वर्ग संरचना में, वो ब्रिटिश जब पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, तो उसके बाद से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बार इन्होंने कहा अभी तक 3 वर्ग थे, है ना, 3 वर्ग, एक ऊपर था, एक बीच में था, दूसरा सबसे नीचे था। जब ये ब्रिटिशर्स आए तो ये जो बीच वाला वर्ग था ना, ये ख़त्म हो गया। एक बहुत अमीर लोग हो गए और एक बहुत गरीब लोग हो गए, यानी कि एक जो पहला वाला क्लास था वो बचा और जो सबसे लास्ट वाला क्लास था वो बचा, है ना। तो इस तरीके से हमारे जो कृषक वर्ग संरचना है उसका प्रभाव किसकी वजह से हुआ, ब्रिटिशर्स की वजह से उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। अब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सेकंड वाला क्लास था वो ख़त्म कैसे हो गया, है ना। तो मुखर्जी इन कारणों के बारे में भी बताते हैं, इन रीज़न्स के बारे में भी बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सबसे पहला कारण तो ये था कि निजी भूस्वामित्व की नई प्रणाली शुरू हो गई थी, है ना, जिसमें क्या करना था, अपनी लैंड पर अपना आधिपत्य जमाने वाली बात थी, है ना। अब लोगों को क्या करना था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रवृत्ति बन गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हम हथिया लें। और इसके अलावा दूसरा कारण क्या था कि लोगों के आपस के रिश्ते ख़राब हो गए थे। कम्युनिटी, जानते हो ना, कम्युनिटी बेस्ड सेंटिमेंट्स होते हैं जब, तो हमारी जो सोसाइटी होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। जब ये कम्युनिटी फीलिंग चली जाती है तो क्या होता है, लोगों में आपस में तालमेल अच्छा नहीं रहता है, आपस में संगठन अच्छा नहीं होता, यूनिटी अच्छी नहीं होती। तो ये यूनिटी ख़त्म हो रही थी, इस यूनिटी का विघटन हो रहा था, ये ख़त्म हो रही थी, ठीक है। तो ये एक कारण था। इसके अलावा 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब से वहाँ का पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, मतलब बंगाल के नवाब से छीन लिया था सारा, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो गई। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो हमारे भारत के कारीगर हैं, जो भारत के लोग हैं, मतलब भारत के जो प्रोडक्शन करते हैं लोग, उनसे हम उनका प्रोडक्ट जितना कम हो सके उतने कम दाम पर ख़रीदें, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो अब भाई आप कोई 100 रुपये की चीज़ बना रहा है, 100 रुपये की मटेरियल लगा करके कोई चीज़ बना रहे, आप कहोगे कि हम इसको 100 ही रुपये में ख़रीदेंगे या हम इसको 90 रुपये में ख़रीदेंगे। तो इस तरीके से जो अगर कोई वर्कर है, जो कोई कारीगर है, तो क्या करेगा वो, उसको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो उसका फैमिली कैसे चलेगा, और उसको तो घाटा होने लगेगा ना, लॉस हो जाएगा, तो आगे क्यों काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो इसलिए क्या कर रहे थे, ये जो कारीगर थे, ये जो छोटे जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो आपको बताया था ना कि थोड़ा सा लैंड है इनके पास, फिर उसके बाद चले जाते हैं कुछ काम धंधा करने के लिए। तो जब इनका ये सब वर्किंग नहीं हो रहा था, ये सारे जो अलग से वर्क है उसमें कोई भी इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था बल्कि लॉस हो रहा था, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने कामों को, ये सारे वाले कामों को छोड़ दिया। फिर इनके पास एक्स्ट्रा इनकम भी आनी बंद हो गई, फिर ये एक नॉर्मल किसान की तरह अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। फिर वो कहते हैं कि 1793 में ज़मींदारी व्यवस्था को एक टेम्परेरी फॉर्म कर दिया गया था कि सोसाइटी में टेम्परेरी है, इंडियन सोसाइटी में, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो फिर क्या हुआ, लोग सोचने लगे, जो अमीर थे, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड आ जाए, है ना। लोगों के जो संबंध थे वो ख़राब हो गए, ठीक है। सोसाइटी क्या हो गई, एक तरीके से बिखरने लगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, पहला वर्ग बचा और लास्ट वाला वर्ग बचा, सिर्फ एक बहुत अमीर, एक बहुत गरीब।
तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना, इन्होंने कैसे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की बात करी, उत्पादन के संबंध की। उत्पादन के संबंध में क्या है, मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद जब ये आ जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ऐतिहासिकता को देख रहे हैं ना, समाजशास्त्र के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे चेंजेस आए, तो उसके लिए इन्हें इतिहास में जाना पड़ रहा है। फिर वो बताते हैं कि ज़मींदारी व्यवस्था के अंदर एक रैयतवाड़ी व्यवस्था आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि लैंड का ट्रांसफ़र आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी लैंड ले लेगा, है ना, कोई भी छोटा मोटा रूल बना करके एक दूसरे की लैंड को हथियाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि शुरुआत में सरकार को लगान देने वाले बहुत सारे जो संपन्न भूस्वामी थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो देते रहे। और साथ में उन्होंने लेकिन ये भी कहा कि जो आप ज़्यादा लगान ले रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, और इस दशा के बीच जो लालची व्यापारी थे या बहुत सारे बड़ी बड़ी भूमियों के स्वामी थे, ठीक है, जो ज़मींदार थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों के एजेंट्स के रूप में कार्य कर रहे थे, उसके एजेंट बन गए थे और उनकी आर्थिक जो शक्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और वो अपनी भूमि पर जो खेती कर रहे थे, कौन, कृषक, जो वर्कर्स थे, उनसे भी इतना ज़्यादा लगान ले रहे थे, इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे थे कि जो छोटे लोग थे, जो सेकंड क्लास बचा था, उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ज़मींदार थे, परजीवी ज़मींदार हम कहेंगे, ठीक है, उनके आय बढ़ने लगी। और आय कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग टैक्सेस ले रहे थे, और टैक्सेस लेने के लिए क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को हायर कर रहे थे जो क्या करें, वसूली करें टैक्सेस की। और वो भी कोई तय टैक्स नहीं ले रहे थे, मनमाना वसूल रहे थे, जितना ये लोग ले सकते थे। तो अब आप देख रहे हो ना, जो अपर वाला क्लास था वो कितना ज़्यादा मनमाना काम कर रहा था और कितना ज़्यादा अमीर हो गया था, और जो निम्न वाला वर्ग बचा था वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा था। तो इस तरीके से वो इतिहास में जा कर के, हमारे भारत के इतिहास में जा कर के ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड की स्टडी को बताते हैं, है ना, चीज़ों को बताते हैं। और वो बताते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस आई सोसाइटी में, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो है एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर में डायनेमिक्स था। ठीक है, कि उसमें चेंजेस होते रहते थे। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जब हमारे देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होगा, बहुत सारे समाज सुधारक आएंगे और फिर क्रांतियाँ होंगी, अलग अलग आंदोलन होंगे। उसके बाद क्या होगा, ब्रिटिशर्स चले जाएंगे यहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फिर एक नए तरीके का हमारे यहाँ सोसाइटी में क्लास दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप खुद देख सकते हो कि कैसे हमारे एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर में डायनेमिक्स होता है। ठीक है, गत्यात्मकता पाई जाती है। और कुछ इसी तरीके का इनका ये है। और कल मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगी। इससे पहले कोशिश करूंगी कि आपका जो इंडियन जॉइंट फैमिली है, जो कि रामकृष्ण मुखर्जी का है, उसको हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।